नमस्कार श्रोताओं, शाम के ठीक 7:20 हुए हैं और ये समय है आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन का, जिसमें होती है खेल खबरों के साथ खेल और खिलाड़ियों की बातें। इस कार्यक्रम में तमाम खेल खबरों का विश्लेषण और उन पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ होते हैं स्पोर्ट्स एक्सपर्ट्स। आज के स्पोर्ट्स स्कैन के इस एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह, और तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार मनोज जोशी। मनोज, स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। सिडनी में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा रोमांचक क्रिकेट टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया है। सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी के लीग मैच में आज दिल्ली ने मुंबई को 76 रन से हराया। पुर्तगाल के स्टार फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने इतिहास रचते हुए सबसे ज्यादा गोल करने के मामले में जोसे विकॉन के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है और इंडियन सुपर लीग में अब से कुछ देर बाद शीर्ष टीम मुंबई सिटी का दूसरे स्थान पर काबिल सिटी के मोहन बागान से रोमांचक मुकाबला होगा। और सबसे पहले बात करते हैं क्रिकेट की। सिडनी में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा क्रिकेट टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया है। क्या कुछ खास रहा इस मैच में, आइए जानते हैं हमारी सहयोगी नईम से। ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली जा रही 4 मैचों की टेस्ट सीरीज के तीसरे मुकाबले में ऐसा खेल दिखाया जिसने दिग्गजों को हैरान कर दिया। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर भारत ने दूसरी पारी में 334 रन बनाए और महज 5 विकेट गंवाए। मैच ड्रॉ हुआ, लेकिन भारतीय टीम ने 131 ओवर मैदान पर टिक कर 41 साल पुराना इतिहास दोहराया। इस ड्रॉ के साथ ही ऑस्ट्रेलिया की टीम का भारत के खिलाफ जीत हासिल कर सीरीज में बढ़त बनाने का सपना टूट गया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया तीसरा टेस्ट मैच हनुमा विहारी और आर अश्विन की यादगार साझेदारी के लिए याद रखा जाएगा। दोनों ने मिलकर 43 से भी ज्यादा ओवर खेले और 62 रन की अटूट साझेदारी कर मैच को ड्रॉ कराया। इस दौरान हनुमा ने 130 गेंद खेलकर 20, जबकि अश्विन ने 128 गेंद का सामना कर 39 रन बनाए। चेतेश्वर पुजारा ने 77 रन की पारी खेली और वो 11वें भारतीय क्रिकेटर बने जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 6000 रन पूरे किए हैं। सिडनी टेस्ट मैच ड्रॉ होने के बाद सीरीज 1-1 की बराबरी पर है। एडिलेड में खेला गया पहला टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया ने 8 विकेट से जीता था। इसके बाद भारत ने जोरदार वापसी करते हुए मेलबर्न टेस्ट में मेजबान को इतने ही विकेट से हराते हुए सीरीज में 1-1 की बराबरी हासिल की थी। श्रृंखला का चौथा और आखिरी मैच ब्रिस्बेन में 15 जनवरी से खेला जाना है, जो निर्णायक मैच साबित होगा। नईम अख्तर, स्पोर्ट्स स्कैन। मनोज जी, इस मैच में कई सारे टर्निंग पॉइंट आए। कभी लगा कि हम मैच हार जाएंगे, फिर ऐसा लगा हम जीत की ओर बढ़ रहे हैं, और इसके बाद हमारे खिलाड़ियों ने मैच को ड्रॉ करा दिया। और सबसे जो खास बात रही वो हनुमा विहारी की करना चाहेंगे, जो हैमस्ट्रिंग से जूझ रहे थे, दौड़ नहीं सकते थे, 3.5 घंटे से ज्यादा बल्लेबाजी की, 97 में से करीब 27 ओवर अकेले खेले और 23 रन बनाए। एक बहुत महत्वपूर्ण पारी खेली उन्होंने। जी हाँ, बिल्कुल विपरीत परिस्थितियों में जब आप ऐसा शानदार प्रदर्शन करते हैं, शानदार इसलिए कि मैच पर भारत के ऊपर जो है ना संकट, हार का संकट मंडरा रहा था। पहले 407 रन का लक्ष्य और उसके बाद पुजारा और जिस तरीके से ऋषभ पंत ने बल्लेबाजी की ताबड़तोड़, पंत ने 97 रन की पारी खेली, लेकिन पंत नई गेंद क्योंकि आने वाली थी 80 ओवर में, 80 ओवर के बाद तो वो आउट हो गए। और उसके बाद पुजारा ने नई गेंद से रन रफ्तार बढ़ाई, तेज खेले, 3 चौके लगाए उन्होंने। पुजारा ने अपनी नेचर के बिल्कुल विपरीत खेले, लेकिन उसके बाद हनुमा विहारी ने और अश्विन ने, आर अश्विन ने, दोनों ने बहुत ही उम्दा बल्लेबाजी की। उम्दा बल्लेबाजी ये नहीं कि बहुत ज्यादा रन बनाए उन्होंने, 40 ओवर से ज्यादा समय काटा क्रीज पर। ये बहुत बड़ी बात है कि बिल्कुल निश्चित हार जो मंडरा रही थी, पुजारा आउट हो गए थे, पंत आउट हो गए थे, ऐसे समय में उन्होंने जो जिसे कहते हैं ना खूंटा गाड़ कर, और बिल्कुल आपने हनुमा की बात करी तो उनको संकट मोचक कहा जाता है, हनुमा विहारी हैं वो, और आज उन्होंने उसी धैर्य का परिचय दिया। और जिस कठिन परिस्थितियों में आप चोटिल हों और उसके बावजूद आप इतने समय तक टिके रहें और टीम को एक भरोसा दिलाएं कि, क्योंकि अगर हम देखें तो हनुमा विहारी का जो पिछले दिनों में बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं था, लेकिन आज उन्होंने एक स्तंभ की तरह एक छोर पर खड़े रह के जिस तरह से मुकाबला किया, वो वाकई में काबिले तारीफ है। जी हाँ, बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म से इन फॉर्म होना, और रनिंग में उन्हें बहुत दिक्कत आ रही थी, हैमस्ट्रिंग के वो शिकार हो चुके थे। और ऐसी परिस्थितियों में जब उनको दूसरे छोर पर अश्विन, जो पूरी तरह फिट वो भी नहीं थे, एक पसलियों पर आकर गेंद लगी थी कमिंस की, दोनों खिलाड़ी जूझ रहे थे अपनी फिटनेस से। ऐसे समय में वक्त काटना 3 आला दर्जे के तेज गेंदबाजों के सामने, और उसके अलावा
नाथन लायन, जिन पर आप स्ट्रोक अगर आप खेलते हैं तो आपको जोखिम लेना ही पड़ेगा, लेकिन आप उसके बावजूद आप टिके रहे क्रीज पर और एक तरह से आपने हतोत्साहित कर दिया ऑस्ट्रेलियाई खेमे को। बिल्कुल। और अगर हम देखें तो जिस तरह से शुभमन गिल और रोहित शर्मा जो है, इन्होंने भी एक, हम ये कह सकते हैं कि जो बुनियाद रची इस पूरे टेस्ट की, वो भी कहीं ना कहीं एक थोड़ी मजबूती उसने दी खिलाड़ियों को। जी हाँ, बिल्कुल। सीरीज में आप देखिए ना ओपनिंग उनकी चल पा रही थी ना हमारी चल पा रही थी, और रोहित शर्मा ने आकर उसको गति दी, लेकिन वार्नर वो गति नहीं दे पाए ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। ये दोनों टीमों के बीच का बहुत बड़ा अंतर साबित हुआ। काश पहली पारी में जो एक अच्छी खासी 70 रन की पार्टनरशिप हुई थी इन दोनों के बीच में, शुभमन गिल और रोहित शर्मा में, उसको अगर इन्होंने आगे बढ़ाया होता। या आप ये देखिए कितनी समस्याएं भारतीय टीम की थी। 3-3 रनआउट एक पारी में हो रहे थे, कुल मिलाकर 5 कैच भारतीय खिलाड़ियों से छूटे, उसके बावजूद आप मैच नहीं हारे। तो मैं कहूंगा अंत भला तो सब भला, हनुमा विहारी और अश्विन की जय जयकार होगी। इस मैच को हमेशा इतिहास के पन्नों में जरूर याद रखा जाएगा। जी बिल्कुल, इतिहास के पन्नों पर जरूर ये चीज लिखी जा चुकी है। और यहाँ पे चेतेश्वर पुजारा की भी बात करना जरूरी है, क्योंकि आज वो 11वें ऐसे क्रिकेटर, भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं जिन्होंने 6000 रन जो है के आंकड़े को जो है वो पूरा कर लिया है, और बहुत ये बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। और इसके अलावा दूसरे जो भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने 6000 क्रिकेट में आंकड़े को पार किया है, उसमें सचिन तेंदुलकर जिन्होंने 15,921 रन बनाए हैं, राहुल द्रविड़ हैं जिन्होंने 13,265 रन बनाए हैं, सुनील गावस्कर 10,122 रन हैं, वीवीएस लक्ष्मण हैं, फिर वीरेंद्र सहवाग, विराट कोहली, सौरव गांगुली, दिलीप वेंगसरकर, मोहम्मद अजहरुद्दीन और गुंडप्पा विश्वनाथ। तो ये वो खिलाड़ी हैं, अब इन्हें मिला के चेतेश्वर पुजारा को मिलाकर 11 ऐसे खिलाड़ी हो गए जिन्होंने ये कारनामा करके दिखाया है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर सिद्धार्थ जी ये भी है कि ये मैच जितवा रहे हैं, मैच विनर हैं भारत के। पिछला दौरा याद कीजिए 2018-19 का, जिसमें चेतेश्वर पुजारा ने 3 सेंचुरी बनाई, भारत को जिताया, और इतिहास में पहली बार कोई एशियाई टीम थी जिसने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया। तो उसके जो कर्णधार थे, हीरो थे, वो चेतेश्वर पुजारा ही थे। जी, और अगर हम देखें तो जिस तरीके से आज का ये पूरा, मतलब एक बड़ा रोमांचक स्थिति में थे। शुरू में कहीं ना कहीं भारतीय फैंस थोड़े से निराश थे। अगर हम कल जब मैच खत्म हुआ था तो ये लग रहा था कि आज जो फर्स्ट हाफ का मैच होगा वो बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होगा, लेकिन इसके बाद जिस तरीके से मैच में एक टर्निंग पॉइंट्स आते गए तो रोमांच बढ़ता गया, और लगा कि एक वक्त पे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं हम शायद ऑस्ट्रेलिया पे भारत का पलड़ा भारी है और हम उसे हरा भी सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। लंच तक जो पहला सत्र था, भारत ने केवल 1 विकेट खोया था जी, और ऋषभ पंत जो ताबड़तोड़ अंदाज में जिस तरह से लॉइन पर लगातार चौके छक्के लगा रहे थे, उस वक्त 97 रन की उन्होंने पारी खेली, और पुजारा के साथ जो 148 रन की जो भागीदारी की उन्होंने, और वो रूसी मोदी और विजय हजारे जिनको हम किताबों में पढ़ते आए हैं, 1948-49 में उसका रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिया। तो उस वक्त बिल्कुल भारत जो है ड्राइविंग सीट पर लग रहा था, लेकिन नई बॉल का प्रेशर और उसके बाद उनका आउट होना, फिर पुजारा का आउट होना, फिर लगा कि मैच जो है पूरी तरह से ऑस्ट्रेलिया के खेमे में चला गया है। लेकिन लॉयन वर्सेस पंत की जो जंग थी बहुत रोमांचक थी, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि उसमें जीते लॉयन ही, क्योंकि लॉयन अपने जाल में, अपने फिरकी के जाल में उनको उलझाने में कामयाब रहे, स्टेप आउट करके खेल रहे थे, और जिस तरह से वो आगे मिड ऑफ की तरफ खेलना चाहते थे, गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया और वो गली की दिशा में लपक लिए गए। तो ये मैं कहूंगा एक टर्निंग पॉइंट मैच का हो सकता था, जैसे हनुमा विहारी ने बिल्कुल, और अश्विन क्योंकि शुरू में जब वो आए थे क्रिकेट के खेल में तो वो ओपनिंग बल्लेबाज हुआ करते थे, उसके बाद वो गेंदबाजी को उन्होंने अपना पैना किया, लेकिन जहां पर उनका जो पुराना तजुर्बा है वो बहुत ही कामयाब रहा, और उन्होंने हनुमा विहारी के साथ जो पार्टनरशिप की वो वास्तव में काबिले तारीफ। और यहाँ पे जैसे ऋषभ पंत की हम बात कर रहे थे, उन्होंने जो 97 रन की पारी खेली आज, और शतक से मात्र 3 रन से चूक गए, लेकिन काफी, अगर हम बाकी कंपेयर करें तो काफी तेज गति से उन्होंने रन बनाए। और अगर हम देखें तो उन्होंने जिस तरह का जो हमारे पास लक्ष्य था उसे हासिल करने के लिए उन्होंने पेस को पूरी कायम रखा। जी हाँ, बिल्कुल। उनके खेलने की शैली ही यही है। 116 बॉल पे 97 रन बनाए उन्होंने। बिल्कुल, और बहुत ही ताबड़तोड़ अंदाज में पूरी तरह से आप गेंदबाजों पर चढ़कर आप जब खेलते हैं ना,
तो टीम का मनोवैज्ञानिक तौर पर टीम बहुत ही प्रभावित होती है, उसका लाभ मिलता है और वही लाभ उस समय मिल रहा था। पुजारा उनको पता है कि दूसरे छोर पर खूंटा गाड़कर खेल रहे हैं, तो ऐसे समय में अपने विकेट के महत्व को उन्होंने समझा भी। और साथ में सबसे बड़ी बात जो उनकी बल्लेबाजी की जो मुझे लगी कि बाउंड्री लाइन पर फील्डर्स मौजूद थे लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ पर, और उसके बावजूद उन्होंने वहां पर छक्के उड़ाए हैं। ये बहुत काबिले तारीफ बात है। ये चीज आपको आम क्रिकेटर्स में देखने को शायद ही मिले। जी हाँ, और अगर हम आज ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स की अगर हम बात करें तो कैमरन ग्रीन ने आज जिस तरीके से बॉलिंग करी, इसके अलावा विकेट लेने की अगर हम बात करें तो नाथन लायन ने 2 और जोश हेजलवुड ने 2 विकेट लिया, पैट कमिंस ने 1 विकेट लिया। तो कहीं ना कहीं जो गेंदबाजी की आप क्या देखते हैं ऑस्ट्रेलिया की ओर? देखिए, नाथन लायन जो है वो अपनी फिरकी के जाल में उलझा रहे थे। ऋषभ पंत जो कि मैच विनर साबित होने जा रहे थे इस मुकाबले में, उन पर जिस तरह से उन्होंने लगाम लगाई, लगाम रनों की नहीं विकेट की, उनको जिस तरीके से जिस समय उन्होंने आउट किया वो वास्तव में काबिले तारीफ था। क्योंकि अगर आप 10 बार स्टेप आउट कर रहे हैं, 10 बार जोखिम ले रहे हैं एक ही गेंदबाज के सामने, तो आप एक बार तो फंसेंगे ही। बिल्कुल। और पैट कमिंस जिस तरह से पहली पारी में अगर हम देखें तो उन्होंने 4 विकेट लिए थे, पर इस बार उतना कमाल नहीं दिखा पाए, क्योंकि भारतीय बल्लेबाजी अपने पूरे शबाब पर थी। शबाब क्या मतलब परिणाम जो है किसी भी हालत में ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में ना जाए, इस बात का पूरी तरह से ख्याल रखे हुए थी और पूरी तरह से बढ़ते हुए कदमों को रोक दिया, कमिंस के भी, स्टार्क के भी, हेजलवुड के भी। बिल्कुल। तो अब उम्मीद रहेगी कि जो अगला और अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच है उसमें क्या कुछ होता है। 15 जनवरी से खेला जाएगा और हमारी इस पर पूरी नजर रहेगी और वही निर्णायक साबित होगा कि कौन सी टीम जीतती है श्रृंखला। यह निर्णायक जरूर रहेगा, लेकिन चिंताएं भारत की बढ़ती जा रही हैं, खासकर ये देखते हुए कि हनुमा विहारी के हैमस्ट्रिंग है, वो खेल पाएंगे या नहीं खेल पाएंगे, इस पर सस्पेंस बना हुआ है। अब उनकी जगह अब आपके पास मयंक अग्रवाल जो आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे, जिनको आपने बाहर एक झटका दिया, उनको खिलाना आपकी मजबूरी बन जाएगा और आपके पास तेज गेंदबाजी वही है, कोई विकल्प आपके पास नहीं है। तो बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज में आपको खेलना है और ब्रिस्बेन एक ऐसी जगह है, गाबा का मैदान, जहां पर पिछले 30 वर्षों से ऑस्ट्रेलिया हारा नहीं है। जी बिल्कुल। तो एक बड़ी चुनौती है, लेकिन टीम इंडिया जो है इन चुनौतियों का सामना करने में पूरी सक्षम है। जैसा कि उन्होंने जो पहले टेस्ट में 36 रन से हारने के बाद दिखाया, जिस तरह से कमबैक किया और आज भी जिस तरह का खेल दिखाया, वो वाकई में इस बात को दर्शाता है कि टीम इंडिया का कोई मुकाबला नहीं है। क्रिकेट पे ही बात करते हैं सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की। सैयद मुश्ताक अली 2020 ट्रॉफी के मैच में आज दिल्ली ने मुंबई को 76 रन से हरा दिया। दिल्ली ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 विकेट पर 206 रन बनाए। इसके जवाब में मुंबई की टीम 18 ओवर और 1 गेंद में 103 रन ही बना सकी। मनोज, अगर देखें तो एक बहुत बड़े अंतर से हरा दिया। जी हाँ, बिल्कुल। और दिल्ली की तरफ से हिम्मत सिंह ने हाफ सेंचुरी बनाई, 53 रन बनाए, कम गेंदों पर बनाए 32 गेंदों पर। नीतीश राणा जो केकेआर से खेलते हैं, अपने पूरे शबाब पर थे, 37 गेंदों पर 74 रन की पारी खेली। शिखर धवन वही रने बॉल वाले स्टाइल में चल रहे हैं, 23 गेंदों पर 23 रन, जो ओपनर के लिए कम से कम T20 में काफी नहीं है। उन्हें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। लेकिन अच्छी बात मुझे ये लगी कि नीतीश राणा और हिम्मत सिंह ने धवल कुलकर्णी, तुषार देशपांडे और शिवम दुबे के एक अच्छे अटैक के सामने रन बनाए हैं। और वहीं मुंबई की टीम लड़खड़ा गई और उसमें महज शिवम दुबे को अगर छोड़ दें तो कोई भी बल्लेबाज टिक नहीं सका। बिल्कुल, और बहुत बड़े अंतर से हार गई। और अब बात करते हैं फुटबॉल की। पुर्तगाल के स्टार फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने फुटबॉल इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने के मामले में जोसेफ बेकॉन के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। इसमें क्या कुछ खास है, आइए जानते हैं हमारी सहयोगी चारू की इस रिपोर्ट में। पुर्तगाल के स्टार फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपने करियर में एक नए मुकाम हासिल किए हैं। फुटबॉल इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने के मामले में उन्होंने जोसेफ बेकॉन के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। रोनाल्डो ने अब अपने करियर में क्लब और पुर्तगाल के लिए मिलाकर कुल 759 गोल किए हैं और अब वो फुटबॉल के इतिहास में सर्वाधिक गोल करने से सिर्फ 1 गोल दूर हैं। रोनाल्डो अभी कुछ समय पहले ही ब्राजील के दिग्गज फुटबॉलर पेले को पीछे छोड़ते हुए सबसे ज्यादा गोल करने के मामले में दूसरे पायदान पर पहुंचे थे। 35 वर्षीय रोनाल्डो ने ये मुकाम 1037 मैचों में हासिल किया है, जबकि जोसेफ बेकॉन ने 759 गोल किए थे। जुवेंटस और जेनेओ के खिलाफ होने वाले अगले मैच में रोनाल्डो के पास इस रिकॉर्ड को अपने नाम करने का मौका होगा।
साल 2021 में रोनाल्डो की नजरें एक और खास रिकॉर्ड पर होंगी। दरअसल रोनाल्डो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे ज्यादा गोल करने वाले फुटबॉल खिलाड़ी से महज 7 गोल पीछे हैं। रोनाल्डो को दुबई में हुए ग्लोब सॉकर अवार्ड्स में दशक का सबसे बेहतरीन फुटबॉलर चुना गया था। इस अवार्ड को जीतने के बाद रोनाल्डो ने अपने इंस्टाग्राम पर खास मैसेज लिखते हुए अपनी खुशी का इजहार किया था। चारू सक्सेना, स्पोर्ट्स स्कैन। एक बहुत बड़ा, जिसे हम कह सकते हैं, किसी भी खिलाड़ी के जीवन में जब आप जो सर्वाधिक गोल करने के उस पे आ जाते हो कि आप उसकी बराबरी कर लेते हो, और अब जो कि लीग मैच चल रहे हैं तो बहुत जल्दी ही वो इस रिकॉर्ड को भी रोनाल्डो तोड़ देंगे। कितना बड़ा सफर होता है यहाँ तक पहुंचने के लिए। आपको बहुत कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देने की जरूरत होती है मनोज। जी हाँ, बिल्कुल। और पहले तो एक जमाने में ये माना जाता था, कुछ समय पहले तक, कि मेसी वर्सेस रोनाल्डो, लेकिन मेसी को पहले उन्होंने पीछे छोड़ा। मेसी तो इस क्रम में 5वें नंबर पर है, लेकिन आपने धीरे धीरे पेले को छोड़ दिया, जो कि इतिहास पुरुष हैं फुटबॉल के। और उसके बाद देखते ही देखते आपने जिस तरह जोसेफ विकान को पीछे छोड़ा है। ये एक चेक खिलाड़ी हुआ करते थे जो 30 के दशक से लेकर 50 के दशक तक लंबे समय तक फुटबॉल खेले हैं, उनको आपने पीछे छोड़ा है। मुझे लगता है कि रोनाल्डो ने पहले जो मैनचेस्टर यूनाइटेड में उनकी नींव बनी, उसके बाद रियल मैड्रिड ने उनको चमकाया, और उसके बाद जब 2018 में जुवेंटस की टीम के साथ जुड़े तो वो फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, बस आगे बढ़ते ही चले गए, और उनके गोल की संख्या भी बढ़ती चली गई, और बहुत दर्शनीय लगता है उनको गोल करते देखना। बिल्कुल। और अगर हम देखें तो उन्होंने अपने करियर में क्लब और पुर्तगाल दोनों के लिए अगर हम गोल को मिला लें तो 759 गोल किए हैं। 759 गोल, इतना बड़ा सफर। बिल्कुल सिद्धार्थ जी, तब सबसे बड़ी बात यह है कि पुर्तगाल की टीम कोई वर्ल्ड कप में कोई विशिष्ट स्थान नहीं बना पाई है जी। कोई बहुत उसका आला दर्जे का प्रदर्शन नहीं है, और ऐसी टीम से आप निकलकर आप तमाम खिलाड़ियों को पीछे छोड़ देते हैं और एक इतिहास पुरुष बन जाते हैं, उसके मायने कुछ अलग ही हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और अब बहुत जल्दी जो है रोनाल्डो इस रिकॉर्ड को दोबारा से तोड़ेंगे, ऐसी हमें आशा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बात करते हैं आईएसएल की। इंडियन सुपर लीग में अब से कुछ देर बाद एटीके मोहन बागान का मुकाबला मुंबई सिटी से गोवा के नेहरू स्टेडियम में शुरू हो रहा है। दोनों शीर्ष टीमों के बीच ये कांटे की टक्कर है। शीर्ष टीमें इसलिए हैं क्योंकि मुंबई सिटी इस समय 9 मैच खेलकर 7 में जीत हासिल की है उसने, और 22 अंकों के साथ शीर्ष पर काबिज है। वहीं दूसरी ओर एटीके मोहन बागान नंबर 2 पे काबिज है। 9 मैच खेले हैं जिसमें से 6 मैच में उसे जीत मिली है, 2 मैच ड्रॉ रहे हैं, 1 मैच में हार मिली है, और उसके 20 अंक हैं। तो ये दो, जो अगर हम ये कहें कि जो टॉप 2 टीम्स हैं, जब उनके बीच मुकाबला होता है तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जैसे फाइनल का मैच हो रहा हो। जी हाँ, बिल्कुल। और जैसा कि अभी आपने बताया कि 2 अंकों का महज अंतर है, एक टीम पहले नंबर पर है, एक टीम दूसरे नंबर पर है। लेकिन यहां पर हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जो गोल अंतर है दोनों का, वो बहुत बड़ा फासला है। बहुत अटैकिंग फुटबॉल खेला है मुंबई सिटी ने, 16 गोल किए हैं, 4 गोल उसके खिलाफ हुए हैं। और वहीं अगर हम देखें बगान के, तो बगान ने 10 गोल किए हैं, 3 गोल खाए हैं। तो इससे यह जाहिर होता है कि अटैकिंग एक फील्ड, जो आप एक खिलाड़ी को आगे रखते हैं, यानी आप जो 4 फॉरवर्ड से खेलते हैं और वो खेलते हैं मोहन बागान 3 फॉरवर्ड से, इसका वो अधिकतम फायदा उठा रहे हैं। 4-2-3-1 की जो रणनीति है वो कारगर साबित हो रही है। और अभी बेंगलोर एफसी को जो 3-1 से हराया है, उससे उसके इरादे बुलंद हैं, एक अच्छी टीम को उसने हराया है। और वहीं नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के खिलाफ हालांकि एटीके मोहन बागान का प्रदर्शन भी बहुत अच्छा रहा है, तो वास्तव में कोई आश्चर्य नहीं होगा कि यही 2 टीमें फाइनल में खेलती हुई दिखाई दें। बिल्कुल। और अगर हम देखें तो मुंबई सिटी ने एक बार पूरे सत्र के दौरान ऐसा हुआ है जब एटीके मोहन बागान मुंबई सिटी को पीछे छोड़कर शीर्ष पर आई है, लेकिन उसके बाद मुंबई सिटी ने दोबारा से अपना दबदबा कायम रखते हुए वो पोजीशन दोबारा से हासिल की है। जी बिल्कुल। और खासकर उसके लिए बॉटेडा, मंडर राव, ये कुछ एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो वास्तव में बेजोड़ हैं, उसका कोई जवाब नहीं है, उनका कोई सानी नहीं है। लेकिन वहीं एटीके मोहन बागान की भी उम्मीदें अरिंदम भट्टाचार्य, प्रीतम कोटाल और संदेश झिंगन, कृष्णा, इन सब पर टिकी हुई हैं। जी हाँ, बिल्कुल। तो ये देखना होगा कि आज के इस दिलचस्प मुकाबले में क्या कुछ रहता है। अब श्रोताओं, समय अनुमति नहीं दे रहा है कि हम कुछ और खेल खबरों पर चर्चा करें। मनोज, आप हमारे स्टूडियो में आए और तमाम खेल खबरों पर चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। श्रोताओं, स्पोर्ट्स ज्ञान में आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो आप लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट न्यूज़ ऑन
AIR.com पर कल शाम 7:20 पर दोबारा मुलाकात के वायदे के साथ इजाजत दीजिए अपने होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह को। तब तक के लिए नमस्कार।